हाय एवरीवन। यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री एक काइंड ऑफ रिलायबल सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे आप प्री की बात करो या फिर मेंस की बात करो। डेट मीन्स कि इसमें से क्वेश्चन आता है तो मोटा मोटा बन ही जाता है। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सब्जेक्ट जहाँ पे आपको एक डिफाइंड रिसोर्स मिलेगा। काफ़ी सब्जेक्ट यूपीएससी में ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास कोई क्लियर कट रिसोर्स नहीं है, बट इन मॉडर्न हिस्ट्री एक बुक है जहाँ पे आप रिलाय कर सकते हो, एंड डेट इज़ स्पेक्ट्रम। इसके अलावा भी कुछ और बुक्स हैं लाइक बिपिन चंद्रा, प्लासी टू पार्टीशन, सोनाली बंसल की भी एक बुक आती है। सो ये सारी बुकें अच्छी तो हैं, काफ़ी अच्छी हैं, बट चूंकि काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ स्पेक्ट्रम रेफ़र करते हैं, सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम ओनली एंड आई टेल यू वन टेक्निक, वन मेथड थ्रू विच आप इस बुक को, इनफैक्ट इस सब्जेक्ट को, मॉडर्न हिस्ट्री को एक वीक में कंप्लीट कर सकते हो। देखो, फ्रॉम कंप्लीशन आई मीन टू से कि आप चीज़ों को लर्न करो, ना कि सिर्फ आप पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो। कंटेंट आपको याद होना चाहिए, एंड दिस इज़ द थिंग डेट विल ओनली मैटर। नाउ आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड देखो, पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं। यहाँ स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका जो वेटेज है वो कम होते जा रहा है। 2021 में देखोगे आप तो 18 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 7 क्वेश्चन मॉडर्न से था, बाकी आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडिवल से 11 क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो अच्छा वेटेज है, बट इस ईयर के बाद इसका जो वेटेज है वो कम हो रहा है। नाउ 2022 में 16 क्वेश्चन आया था, जिसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा गया था, बाकी 12 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडिवल। 2023 में इसी ईयर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था, सिर्फ 3 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा गया, बाकी 12 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडिवल। तो आप इस चार्ट से एक लर्निंग ले सकते हो कि आपको सिर्फ मॉडर्न पे फोकस नहीं करना है। मोस्ट ऑफ अस टेंड टू इग्नोर आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडिवल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, आपका क्या कंफर्ट जोन है वो मैटर नहीं करता है, एग्ज़ाम की क्या नीड है वो मैटर करता है। डेट इज़ वाई आई एडवाइस यू कि आप मॉडर्न के साथ साथ एंशियंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर को भी फोकस करो, बिकॉज यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से भी एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसको टैकल करना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखो, ये तो सिंपल वन है। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसका डी होगा करेक्ट आंसर। हर बुक में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 81, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर इलियट वर एसोसिएटेड विथ। ये आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा, ये आपको NCERT बुक में मिलेगा, बट वहाँ पे भी एक चैप्टर में सिर्फ एक बार ये नेम मेंशन किया है। आपने पढ़ा भी होता तब भी आपको याद नहीं आ पाता। और इस क्वेश्चन को देख के इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी हिस्ट्री में आपको नेम्स मिलेंगे आप ऐसे रटने बैठ जाओगे। कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल उसका नहीं है। तो आपको ये आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ये छोड़ने के लिए बना है। इसका करेक्ट आंसर ए होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 देखो, स्टेटमेंट 1 दिया है 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, एंड स्टेटमेंट 2 दिया है इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ए होता। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दूसरा स्टेटमेंट बहुत ईजी है, सबको पता है, और जो ये पहला स्टेटमेंट है ये भी करंट अफेयर में काफ़ी जगह था। सो 3 जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली सॉल्व कर लेते। ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल था। ये तो रही प्रीलिम्स की बात। नाउ मेंस में देखिए, 2023 का पेपर है ये। मेंस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। एक बार आपसे महात्मा गांधी और बोस के बारे में पूछा था, यहाँ पे आपसे महात्मा गांधी और टैगोर के बारे में पूछा है। ये भी इजी टू टैकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लिखे थे, बट इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी लिखना था। यहाँ पूछा था कि ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की बात किया है, ना कि सिर्फ इंडिया के बारे में बात किया है। और रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्याग्रह का जो सीड है, नॉन वायलेंट मूवमेंट का जो इनिशिएशन है, वही एक फेमस ट्रेन इंसिडेंट से हुआ था, जब महात्मा गांधी को 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग में ट्रेन से उतार दिया गया था। तो रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा था, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पूछा था। तो आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों में कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल इन इंडिया
एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। ये भी एक इजी टू टैकल क्वेश्चन था। ट्राइबल अपराइजिंग हम लोग पढ़ते ही हैं, काफ़ी पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाता। सो 2023 में यही 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। आप वेटेज देखोगे तो आपको लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है, बट यूपीएससी का कुछ पता नहीं ना, कब किसका वेटेज बढ़ा दे कब किसका वेटेज घटा दे। इसीलिए आपको अपने आर्सेनल में सारे हथियार रखने होंगे, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर आर्ट एंड कल्चर हो। नाउ स्पेक्ट्रम को डायरेक्टली पढ़ने से पहले 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। हमको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। व्हाट टू रीड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ने हैं, क्योंकि लास्ट एडिशन तक मैंने देखा था तो 900 प्लस चैप्टर थे। अब जो लेटेस्ट एडिशन आई है उसको देखोगे तो 1000 प्लस चैप्टर्स हैं। सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ना ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। और PYQs आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, क्या थीम है जो यूपीएससी उठाता है। इस बार का भी आप प्री का पेपर देखोगे तो जो ऑप्शंस थे उनको टफ कर दिया गया था। कहीं स्टेटमेंट दिया था तो कहीं ओनली 1 ओनली 2 करके दिया था, एलिमिनेशन कहीं लग नहीं रहा था। तो ये सारे चेंजेस जो है ना वो पेपर को टफ बना दिए थे। नहीं तो कंटेंट वाइज आप देखोगे, क्वेश्चन वाइज देखोगे, थीम वाइज देखोगे तो थीम वही पूछा गया है जो यूपीएससी पूछते आया है ना। चैप्टर्स की बात करें, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो ये देखो स्पेक्ट्रम का इंडेक्स है, ये आई थिंक कि 2020 एडिशन का है। आप इसके हिसाब से देख लेना आपके पास कौन सी है। पहला जो यूनिट है चैप्टर 1 जो है सोर्सेज एंड अप्रोच, ये किसी काम का नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो चैप्टर 1 आपको नहीं पढ़ना है, सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको लीव कर देना। चैप्टर 2 मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें बेसिकली कितने अप्रोचेस से हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं उसके बारे में लिखा है, तो ये आपको नहीं पढ़ना होता है। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है वो ये पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 भी आपको अवॉइड करना है। इसके बाद देखो यूनिट 2 आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यहाँ पे देखो 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 3 एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, इसके बाद चैप्टर 4 इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड चैप्टर 5 एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो जो चैप्टर 3 है, 4 है, 5 है, एक बार आप सिंपली इस बुक से रीड कर लेना। इस बुक से रीड आपको नहीं भी करना होगा तो आप इसके ऊपर आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख लेना, ताकि आपके दिमाग में एक बार इसकी पिक्चर क्लियर हो जाए। पिक्चर क्लियर होने के बाद आपको फिर से यहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको ये चैप्टर्स मेरे नोट्स से पढ़ने हैं। ये मेरा प्री 1857 का नोट्स है। यहाँ पे आपको 1498 से लेके 1857 के पहले जो भी चीज़ें हुई थी, जिस क्रोनोलॉजी में यूरोपियन पावर आए थे, जो भी फाइट किए थे, जो जो प्लेसेस ऑक्युपाई किए थे, जहाँ भी अपना फोर्ट बिल्ड किए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हैं। 19 पेज का नोट्स है। इसके बाद आपको उन 3 चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सिर्फ इसको पढ़ना, एक बार अपने दिमाग में आपको इमेज क्लियर करनी होगी, कहानी जाननी होगी, तो आप स्पेक्ट्रम रीड कर लेना, नहीं तो सिर्फ आप इस पर रिलाई कर सकते हो। मैं इस नोट्स को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लेना एंड मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चैप्टर 5 तक की तो कहानी ख़त्म हुई। इसके बाद जो यूनिट्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनिट 3 से आपको आगे सब कुछ पढ़ना है, किस सीक्वेंस से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो बेसिकली पेज 137 से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है एंड चैप्टर 34 तक आपको पढ़ना है, पेज 645, क्योंकि इसके बाद ना पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। जितना यहाँ पे डीप दिया है, जितनी यहाँ कहानी लिखी है, उतना इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है। तो स्पेक्ट्रम में सिर्फ आपको, अगर मैं इस एडिशन की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 34 तक पढ़ना है। ये तो हो गया व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। नाउ हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट टू रीड। तो कुछ मेथोडोलॉजी हैं जो आप फॉलो करो पढ़ते हुए, ना कि सिर्फ आप बुक उठाओ और पेज 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठाओगे स्पेक्ट्रम का, पीछे कुछ समरी दी होती है। तो आप एक काम कर सकते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उन समरी को आप एक बार देख लो, समरी एक बार पढ़ लो। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। बहुत लोगों को समरी समझ में नहीं आती है। जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करें कि मृणाल सर के चैनल पे प्रतीक नायक सर ने मॉडर्न हिस्ट्री पे क्लास ली है। उनके टोटल 45-50 लेक्चर हैं। उन लेक्चर्स को आप देखना चाहो तो एक बार देख लो अपने फ्री टाइम में, सिर्फ कहानी जानने के लिए, क्रोनोलॉजी जानने के लिए उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहा। सेकंड स्टेप कि जो भी आप चैप्टर्स पढ़ो, ऐसे नहीं कि लाइन से स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टोरी एंड टाइमलाइन। जब तक आप चीज़ों को टाइमलाइन वाइज नहीं पढ़ोगे, स्टोरी वाइज नहीं पढ़ोगे, थीम वाइज नहीं पढ़ोगे, आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे।
आपके सहूलियत के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो इसी थीम्स पे क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट थीम हो गया आपका प्री 1857, जो चैप्टर आप स्पेक्ट्रम में 3, 4, 5 पढ़ोगे वो प्री 1857 हो गया। इसके बाद 1885 से लेके 1914 तक, मतलब कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके गांधी जी के अराइवल तक। थर्ड हो गया आपका गांधीयन मूवमेंट, गांधी जी के आने के बाद जितने भी डिफरेंट मूवमेंट्स हुए, चाहे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, एनसीएम, सीडीएम, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। इसके बाद जो फोर्थ है वो 1940 से लेकर 1947 का पीरियड। ये 7-8 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, खासकर यहाँ से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान देना। इसके बाद जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजन मूवमेंट्स, सिविल अपराइजिंग, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ये वाला पार्ट आप कवर करोगे। एंड द लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू 1947। जितने भी एक्ट है उसके प्रोविजंस आप अच्छे से देख लेना। एंड इसके प्रोविजंस आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक टाइम लाइन वाइज चीज़ों को पढ़ोगे तब आप इजीली फिगर आउट कर लोगे कि किसी भी एक्ट में कौन सा प्रोविज़न क्यों डाला गया, कोई पर्टिकुलर एक्ट क्यों आया। फॉर एग्जांपल 1773 का नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत बढ़ गया था, सो टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट को लाया गया था। तो इसी तरह आप होलिस्टिकली चीज़ों को पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ेगा। नाउ द थर्ड थिंग इज चैप्टर सीक्वेंस। स्पेक्ट्रम में सारे चैप्टर्स आपको एक सीक्वेंस से पढ़ने हैं, तभी आप उसका मीनिंग निकाल पाओगे। ऐसा नहीं कि आप हैphazard मैनर में पहले चैप्टर 3 पढ़ लिए, फिर 4 पढ़ लिए, फिर 5 पढ़ लिए। ऐसे पढ़ोगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नाउ लेट अस सी कि आप किस प्रायोरिटी में चैप्टर को पढ़ोगे। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद चैप्टर 8 बाद में पढ़ना, चैप्टर 9 बाद में पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर 10 पढ़ोगे, फिर चैप्टर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। नेक्स्ट चैप्टर 13। इसके बाद चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16। हो सकता है आपके में चैप्टर 16 कुछ और हो, तो यहाँ से आप चैप्टर का नाम देख लो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। चैप्टर 16 के बाद चैप्टर 17, इसके बाद चैप्टर 18, नेक्स्ट चैप्टर 19, आफ्टर दैट चैप्टर 20, देन 21, देन 22, 23, नेक्स्ट वन इज 24 एंड द लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 25। इन 16 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपका मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने थीम बताया है, जो डिफरेंट पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया है, उन ब्लॉक्स को खत्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 8 और 9 पढ़ सकते हो, जहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की बात किया है। इसके बाद आप ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो, सिविल अपराइजिंग के बारे में पढ़ सकते हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। उन सारे चैप्टर्स को एक साथ क्लब करके पढ़ सकते हो। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। नाउ द फाइनल स्टेप इज रिवीजन। बार बार देखो, आप चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर सकते हो और वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। जब भी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है तो बार बार रिवीजन मत किया करो। एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करने से अच्छा ये है कि आप एक्टिव लर्निंग टेक्निक का यूज़ किया करो। मैंने इस टेक्निक की बात अपने पॉलिटी की वीडियो में किया था एंड काफ़ी लोगों को हेल्प किया वो टेक्निक। इन शॉर्ट अगर मैं एक्टिव लर्निंग को डिफाइन करूँ तो देखो, आप चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करने से अच्छा ये है कि उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करो। जब भी आप क्वेश्चन के फॉर्म में चीज़ों को याद करोगे, आप किसी भी टॉपिक को बहुत दिन तक रिटेन कर सकते हो। सिंपली आप रिवाइज करते हो तो आपको लगता है कि चीज़ें आपको याद हो रही हैं, चीज़ें आपको फेमिलियर लगती हैं, बट एग्ज़ाम में आप रिकॉल नहीं कर पाते हो। वहीं एक्टिव लर्निंग टेक्निक पे आप रिकॉलिंग पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे लक्ष्मीकांत का क्वेश्चनर था, इसको भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसको यूज़ करके काफ़ी लोगों ने सिर्फ 4-5 घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर ली है। लेट मी शो यू। ये एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, जो भी वहाँ क्वेश्चन थे उसका ये आंसर है। आप चाहे आंसर लिख सकते हो या फिर आप आंसर नहीं भी लिखो तो भी आप क्वेश्चन को देख के मन में आंसर फ्रेम करो, रिकॉल करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको लक्ष्मीकांत के लिए क्वेश्चनर प्रोवाइड किया था, उसके थ्रू आप पॉलिटी को एक्टिवली रिवाइज कर सकते थे, उसी तरह आप ये स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन यूज़ करके स्पेक्ट्रम को एक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जब आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म हो जाए तो यहाँ पे आके इन क्वेश्चंस का आंसर दो, ना कि बार बार जाके स्पेक्ट्रम में रिवाइज करो। 1-2 बार आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को उठाओ और सिंपली आंसर करना स्टार्ट करो। आप खुद नोटिस करोगे कि आप जो पहली बार पढ़ते थे, सिर्फ सिंपली रिवाइज करते थे,
उससे आपकी लर्निंग कितनी बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं प्लस जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं लाइक समरी ऑफ वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद यहाँ देख सकते हो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स विद देयर एम्स। नेक्स्ट वन इज़ वेरियस मूवमेंट, देयर ईयर, प्लेस, फाउंडर एंड देयर एम्स। सो इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया और इसको आप काफ़ी अच्छे से यूज़ करना, काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करना। जैसे आपने लक्ष्मीकांत यूज़ किया है, जैसे आपने ज्योग्राफी यूज़ किया है, उसी तरह आप इसको भी फुल पोटेंशियल भी यूज़ करना। इसको भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो आई थिंक कि मॉडर्न हिस्ट्री को लेके कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आपको स्पेक्ट्रम में सब कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3, 4, 5 आप मेरे नोट्स से पढ़ लेना, प्री 1857 वाले। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उनको एक सीक्वेंस से पढ़ना है, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है। चैप्टर्स को 1-2 बार पढ़ने के बाद, स्टोरी समझने के बाद आप इस PDF को उठाना और क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उसके थ्रू आप स्पेक्ट्रम को रिवाइज करना, ना कि बार बार स्पेक्ट्रम के ही चैप्टर्स को रिवाइज करना। जब भी आपको फ्यूचर में स्पेक्ट्रम रिवाइज करना होगा, आप इन क्वेश्चंस को उठाना एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। सो दिस इज द करेक्ट एंड इफेक्टिव वे टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट, नॉट जस्ट स्पेक्ट्रम, नॉट जस्ट पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट। बिकॉज आपका फाइनल गोल होता है कि आपको एग्जाम में चीज़ें याद आनी चाहिए, आप चीज़ों को रिकॉल करो एंड देन रिप्रोड्यूस करो।